वेलकम स्टूडेंट अपने चैनल हिंदी का सफरनामा में। और अपना जो क्रम चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 11 के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कविता घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई कविता है और बहुत ही सुंदर कविता है। इसका पहला पार्ट हम कल पढ़ चुके हैं और आज इसका दूसरा पार्ट उसी क्रम में आगे पढ़ते हैं और इसको पूर्णता प्रदान करते हैं। देखिए, मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक लेता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। भवानी प्रसाद मिश्र जो थे वो 5 भाई थे और इसके एक बहन थी। कुल मिलाकर के ये 5 भाई और एक बहन थे। इनका परिवार काफ़ी अच्छा हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ और काफ़ी देश प्रेमी और अपने देश से लगाव रखने वाला परिवार था, जो कि इनकी कविताओं के माध्यम से हमें पढ़कर पता भी चलता है। होता क्या है कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये चल रहे थे, तो उस समय भवानी प्रसाद मिश्र जो थे वो स्वैच्छिक गिरफ्तारी के तहत जेल में बंद हो जाते हैं। स्वैच्छिक गिरफ्तारी का मतलब होता है भाई अपने आप से खुद को गिरफ्तार करवा देना कि हम अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस आंदोलन का एक हिस्सा बनेंगे और किसी भी कीमत पर यहाँ पे जो अंग्रेज आए हुए हैं इनको खदेड़ेंगे। तो वहाँ पे हमने कुछ इनके बारे में पढ़ चुके थे, कुछ इनके बारे में हमने जाना था। अब जो आगे है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखें। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो एक बार पहला पार्ट अवश्य देखें, ताकि ये जो एक निरंतरता है वो आपकी बनी रहे। फिर इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। देखें, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। देखो, मैं इसको पढ़ने से पहले इसके साथ साथ हिंदी अर्थ करता हुआ चलूंगा, क्योंकि लंबी कविता है और इसको पढ़कर हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, साथ साथ इसका हिंदी अर्थ लेते हुए चलेंगे। और माँ बिन पढ़ी मेरी, जेल में बैठे रहते भवानी प्रसाद मिश्र। बड़ी याद आती है उन्हें अपने घर की, क्योंकि उनका उस समय जो मौसम था बरसात का मौसम था और बरसात के मौसम में उनका मन बड़ा व्याकुल हो रहा था और उस बरसते हुए मौसम के अंदर उसे अपने घर की याद आ रही थी। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा याद आ रही थी वो अपनी माँ की याद आई। तब वो कहते हैं कि माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। गढ़ी का अर्थ होता है एक तरह से मेरी शक्ति, मेरी ढाल, कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, मेरी माँ अनपढ़ है। वहां पर बैठे बैठे भवानी प्रसाद मिश्र सोच रहे थे, लेकिन हमेशा दुख में मेरी ढाल बन करके मेरे सामने खड़ी हो जाती है, दुख में मेरा साथ देती है और हमेशा संकट से मेरी रक्षा करती है। इस प्रकार भावुक होकर के अपनी माँ को याद करते हैं। क्योंकि बिन पढ़ी मेरी की तरफ एक संकेत और भी है कि उस समय जो साक्षरता दर थी वो काफ़ी कम थी, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर, पुरुषों के लिए भी कम थी और महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पर कम थी। आज तो जो साक्षरता दर है उसका आप देख ही रहे हैं कि किस स्तर से वो प्रगति कर रही है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। माँ की जिसकी गोद में सिर्फ रख लिया तो दुख नहीं फिर, कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारी उम्र चाहे किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाए, लेकिन जो माँ का स्नेह होता है, माँ का जो प्रेम होता है, वह पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसके लिए हमेशा एक विराट रूप लिए होता है, एक बड़ा रूप लिए होता है। इसलिए कहा भी गया है कि माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। चाहे कितना ही बड़ा संकट आया हो, भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जब मैं मेरी माँ की गोद में अपना सिर रख लेता हूँ, अर्थात मैं उसकी शरण में चला जाता हूँ, उसकी ममता की छाया में चला जाता हूँ, तो दुख मुझे छू भी नहीं पाता है। और ये बात केवल भवानी प्रसाद मिश्र पर ही लागू नहीं होती स्टूडेंट, ये बात हम सब पर भी लागू होती है। माँ ममता की प्रतिमूर्ति होती है और वास्तविकता में भगवान का एक जीवित उदाहरण अगर हमें देखना है तो वो हमें हमारी माँ के द्वारा दिखाई देता है। आगे देखिए, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कि मेरी माँ की जो प्रेम की धारा है, मेरी माँ की जो ममता की छाँव है, या मेरी माँ का जो प्यार है, प्रेम है, सहज वात्सल्य है, वो मैं यहाँ तक भी महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपने घर से दूर हूँ, मैं यहाँ जेल में बंद हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माँ के प्यार की ताकत के सहारे मैं इस कष्टप्रद समय में भी यहाँ पर टिक पा रहा हूँ, रह पा रहा हूँ। ऐसा भवानी प्रसाद मिश्र वहाँ पे सोचते हैं। का यहाँ तक भी पसारा, कि उसका जो फैलाव है, मेरे माँ के प्रेम का, ममता का जो फैलाव है वो इस जेल तक भी है और उसी प्रेम की ताकत के बल पर मैं इस कठिनाई को सहन करने में सक्षम हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता।
कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता है, और इस प्रकार से जो मेरी माँ अगर लिखना जानती तो अवश्य ही मुझे पत्र लिखती, मेरा हाल चाल पूछती, मेरे बारे में पूछती मैं कैसा हूँ, और मैं भी लिख करके बताता मेरी माँ को कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से रह रहा हूँ। लेकिन मेरी माँ पढ़ लिख नहीं सकती। इस बात की तरफ यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र ने संकेत किया है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब यहाँ पर पिता के बारे में बताते हैं भवानी प्रसाद मिश्र कि जो उनके पिता हैं वो कहते हैं कि काफ़ी शरीर से हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ हैं, और उनको पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि इतनी अधिक उम्र होने पर भी बड़ी आयु के थे, पांच पुत्र थे और एक बहन थी, और उनमें इतने पुत्र पुत्रियों के पिता होने के बाद भी तो उनकी उम्र स्वाभाविक रूप से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी उम्र के थे, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर को काफ़ी संयमित रखते थे, शरीर से काफ़ी मेहनत करते थे। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था, जिसको देख करके ये कह रहे हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि वे इतनी उम्र में भी एक जवान की तरह दिखते हैं, एक युवा की तरह दिखते हैं, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या थी वो बड़ी संतुलित दिनचर्या थी। इस बात की तरफ यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र संकेत करना चाह रहे हैं। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। देखिए ये कह भी रहे हैं आगे कि जो अभी भी दौड़ जाए, कि इतनी आयु होने पर भी उनके शरीर में इतनी स्फूर्ति थी, इतनी ताकत थी, इतनी उमंग से भरा हुआ उनका शरीर था कि वो अब भी दौड़ लगा जाते थे। जैसे युवा अवस्था में युवक दौड़ता है, उसी प्रकार इतनी अवस्था में उनके पिताजी दौड़ जाते थे। जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बिचके और हिचके दो शब्द है। हिचके का अर्थ होता है पीछे हटना, डर जाना। बिचक का भी अर्थ होता है पीछे हट जाना, डर जाना। तो क्या कह रहे हैं, जो अभी भी खिलखिलाए, वो परिस्थितियां कैसी भी रही हो, कि मेरे पिता का जो स्वभाव है वो काफी हंसमुख स्वभाव रहा है, और वे कभी भी मरने से नहीं डरते हैं, अर्थात बहुत ही निडर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। शेर के आगे न बिचके, अगर सामने शेर भी आ जाए, देखिए स्टूडेंट, सामान्य सी बात है, अगर किसी के सामने सच में ही शेर आ जाए तो स्वाभाविक है कि कोई भी हो वो व्यक्ति डर जाएगा। लेकिन वो अपने पिताजी की तुलना इतने बहादुर व्यक्ति के समान कर रहे हैं कि शेर के आगे न बिचके, कि अगर शेर भी सामने आ जाए तो वो डरेंगे नहीं। इससे पता चलता है कि उनके पिताजी का जो व्यक्तित्व था वो काफी साहसी और बहादुर व्यक्तित्व था। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। झंझा शब्द है, झंझा। देखिए जब भी बारिश होती है तो कई बार तेज हवाएं चलती है, और तेज हवाओं के साथ गर्जन तर्जन चलता है, बिजली कड़कती है, और एक तूफानी सा माहौल हो जाता है। जब बिजली कड़के तेज हवा चले तो उस सिचुएशन को, उस स्थिति को झंझा कहते हैं। जब बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चले तो उसको झंझा बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, बोल में बादल गरजता, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहा हो, अर्थात उनकी बोली, जो उनकी आवाज है वो काफी रोबीली आवाज है। काम में झंझा लरजता, और जब कार्य करते हैं तो इतनी स्फूर्ति के साथ, इतनी शीघ्रता के साथ, इतनी तत्परता के साथ कार्य करते हैं कि उनके आगे तो मानो झंझावात भी एक तरह से लजा जाए, शर्मा जाए, कि झंझा की गति भी धीमी पड़ जाए। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, दोनों लाइनों का एक तरह से आप मेल जोल देखें कि आज गीता पाठ करके, कि आज मेरे जो पिताजी है उनका एक नित्य नियम रहा है कि वो रोजाना गीता का पाठ करते हैं। तो आज भी उन्होंने गीता का पाठ किया होगा, ऐसा बैठे बैठे जेल में सोच रहे होते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। गीता पाठ करना, देखिए ये एक तरफ और संकेत करना चाह रहा है कि हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसकी तरफ भी संकेत करना चाह रहे हैं, कि जिस प्रकार से गीता हमें ये सिखाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमें केवल कर्म पर अपना अधिकार रखना चाहिए, फल की आसक्ति हमें कभी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तो उसकी एक अलग ही महत्ता है। हम सभी को अपने जीवन में जब भी कठिनाइयां आए या ना आए, लेकिन गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमें कठिन परिस्थितियों से उबारने की ताकत देता है, हमें उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, कष्टों से लड़ने की सामर्थ्य हमें देता है, और हमें बताता है कि वास्तव में मनुष्य जीवन कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ने के लिए, एक जुनून की हद पार करके सफलता को प्राप्त करने के लिए बना है। इसलिए इसमें गीता की महिमा के बारे में भी प्रतिपादन करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि आज गीता पाठ करके, कि उन्होंने गीता पाठ किया होगा पहले दंड 260 करके, कि ऐसे ही उनका शरीर बलिष्ठ नहीं हुआ था। दंड
यानी कि जो अपने दंड बैठक लगाते हैं व्यायाम करके 260 संख्या में भी देखो कितनी दंड लगाते थे वो डेली, 260 दंड बैठक लगाते थे। खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। देखिए स्टूडेंट, जो मुकदर होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है और काफी भारी होता है। जो पहलवान लोग होते हैं, पहलवान लोग क्या करते हैं, ऐसे एक मुकदर होता है, यूं पीछे से ऐसे घुमा के लाते हैं और उसको दोनों हाथों से ऐसे मिलाते हैं, यूं घुमा के लाते हैं, उन दोनों को यूं मिलाते हैं। और इस प्रकार से ये जो अपने कंधे होते हैं, चेस्ट होती है, ये क्या होता है, बलिष्ठ हो जाते हैं। ये जो अपने चेस्ट, कंधे और भुजाएं बलिष्ठ हो जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 260 दंड बैठक लगा करके और मुकदर को घुमाकर उनको मिला करके वो जब भी नीचे आए होंगे, कि कहीं छत पे वो व्यायाम करते हैं घर पे, और जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कि आज मेरे पिताजी गीता पाठ करके व्यायाम करके जब छत से नीचे आए होंगे तो उन्हें मैं याद आया हूँगा, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा हो रहा है। आज मेरे पिताजी, बाहर भी पानी बरस रहा है और इस सुहावने मौसम में मेरे पिताजी की जो आंखें हैं वो भी भर आई होगी, और इस प्रकार से बरसते हुए पानी में जो हमारा घर है वो भी मेरी नज़रों में गिर रहा है। इस प्रकार से इस कविता में बताया है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। देखिए भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि हम 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। जिस प्रकार से जो भाई भुजा होती है, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि भाई जो होते हैं वो भाई की शक्ति होते हैं। एक भाई के साथ भाई जब रहता है तो उसे किसी प्रकार के संकट का डर नहीं होता है, चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबतें आए, भाई का साथ भाई हमेशा देता है। और इसी प्रकार से जो प्यार होता है, प्रेम होता है, निश्चलता का प्रतीक होता है, वो बहन का प्रेम होता है। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अपने पिता के बारे में सोचते हैं कि वो या तो खेल रहे होंगे वहां पर, और खेलते समय उनके पिता को दिखाई दे गए होंगे कि ये मेरे बच्चे खेल रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। और पुनः कहते हैं, पुनः सोचते हैं भवानी प्रसाद मिश्र कि मेरे पिता इतने स्वस्थ और इतने हष्ट पुष्ट है इतनी आयु में भी, कि उनको बुढ़ापा अभी छू भी नहीं पाया है। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वां यानी मैं। भवानी प्रसाद मिश्र सोचते हैं कि 5वें की जब याद आई होगी तो मेरे पिताजी भी रोने लग गए होंगे, क्योंकि मैं उनसे दूर हूँ, इस समय जेल में बंद हूँ। ऐसा भवानी प्रसाद मिश्र सोचते हैं। 5वें का नाम लेकर 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आप भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के वात्सल्य के बारे में बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, एक शब्द मैंने अभी बोला, वात्सल्य। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो वात्सल्य होता है, वात्सल्य प्रेम जब पिता और माता अपनी संतान से जो प्रेम करते हैं तो वो प्रेम वात्सल्य प्रेम कहलाता है। और पति और पत्नी का जो प्रेम होता है वो दाम्पत्य प्रेम कहलाता है। वात्सल्य शब्द जो है वो बना है वत्स से। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। जिस प्रकार से जो गाय होती है वो अपने बछड़े से प्रेम करती है, खुद मर जाएगी लेकिन अपने बछड़े को तब तक हानि नहीं पहुंचने देगी, तब तक वो जीवित है। उसी प्रकार से वत्स से बना वत्सल और वत्सल से बना वात्सल्य, माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य कहलाता है। तो यहाँ पर उनके पिताजी के वात्सल्य के बारे में बता रहे हैं कि वो सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा जेल में बंद है, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे का अर्थ होता है कि उन्हें अच्छे नहीं लगे होंगे, कि जो उनके सोने जैसे बाकी के बेटे हैं। सुहागा कौन था? सुहागा भवानी प्रसाद मिश्र। सुहागा क्यों कहते थे उनको? सुहागा होता क्या है कि जब सोना जो होता है, स्वर्ण धातु जो होती है, उसको अगर सुगंधित कर दिया जाए, उसमें अगर खुशबू आने लग जाए तो उसको सोने पर सुहागा बोलते हैं। इस प्रकार से सुगंधित स्वर्ण को सुहागा बोलते हैं। तो जो 5वां बेटा था भवानी प्रसाद मिश्र, वो तो सुहागा था और बाकी बेटे स्वर्ण थे। तब कह रहा है कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, कि उनके जो स्वर्ण जैसे बेटे थे, सोने जैसे बेटे, वो भी उनको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनको तो मेरी याद आ रही है और मैं उनसे दूर हूँ, जेल में बंद हूँ। ऐसा भवानी प्रसाद मिश्र सोचते हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। मैं तो यहाँ बंधा बैठा हूँ जेल में, कितना अभागा हूँ मैं, जो आज ऐसे सुहावने मौसम में अपने परिवार से दूर हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। तब मेरी माँ भी उस चर्चा का हिस्सा बनी होगी कि आज भवानी होता तो कितना अच्छा लगता,
और जब ये सारे आपस में बातें कर रहे होंगे तो घर का जो वातावरण है काफ़ी विषादमय हो गया होगा, काफ़ी दुखपूर्ण हो गया होगा, ऐसा भवानी प्रसाद मिश्र सोच रहे हैं। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। देखिए बड़ी गहरी बात है यहाँ पर। हमारे भारतीय समाज में और विशेष तौर पर अगर हम पहले की बात करें तो जो हमारी माताएं होती है, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं थी, वो वीरांगनाएं थी। उनके मन में चाहे भले ही वो पढ़ी लिखी न थी, लेकिन उनके मन में जो मानवीय मूल्य थे, जीवन मूल्य थे, देश के प्रति समर्पण की भावना थी कि घर को क्या शिक्षा देनी है, बच्चों को कैसे रखना है, समाज में कैसे रहना है, वो बहुत ही उच्च कोटि का था। इस लाइन से हमें पता चलता है, देखिए आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। कि माँ के अंदर बहुत दुख था कि उसका पुत्र जेल में बंद है, लेकिन फिर भी कितनी वीरता के साथ, कितनी मजबूती के साथ वो परिवार को संभालने का कार्य कर रही है कि अच्छा तो है भवानी जेल में, क्यों आंखों में पानी लेकर के आ रहे हो, वो उनके पिता को समझाती है। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लगाता। अगर वो जेल में नहीं जाता, स्वैच्छिक गिरफ्तारी नहीं देता देश के लिए, तो मैं समझती वो मेरी कोख का अपमान करता, मेरी कोख को लजा देता। इसलिए मेरी कोख का सम्मान हुआ है। मुझे तो, मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि मेरा बेटा देश के लिए जेल में गया है। ऐसी बात उनकी माँ कहती है। इस तरह हो में कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। आप ही इस प्रकार से मन के कच्चे हो जाएंगे तो जो बाकी सदस्य हैं घर के, जो बाकी बच्चे हैं, ये भी आपको देखकर रोने लग जाएंगे। इस प्रकार से उनकी माँ उनके पिता को समझाती है, जो एक नारी के सशक्ति को दिखाती है। नारी के अंदर की, अपने अंदर जो अंधड़ दबा होता है दुख का, उसको किस प्रकार से एक समेटने की, सहेजने की जो क्षमता होती है, इन लाइनों से हमें पता चलता है। इसलिए कहा भी गया है कि परिवार की जो शक्ति होती है, धुरी होती है, वो माँ होती है, एक महिला ही होती है जो पूरे परिवार को बांध के रखती है। चाहे विपरीत परिस्थितियाँ आए, लेकिन फिर भी परिवार में एकजुटता कायम करने का काम हमारी माँ ही करती है। अब इसके आगे कुछ और थोड़े बहुत पद्यांश बच गए हैं, लंबी कविता है। कल इसके तीसरे पार्ट में इसका समापन हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट आप देखिए, और इससे पहले जो हमारा पहले का पार्ट था उसको देखिए, ताकि एक जो निरंतरता है वो बनी रहे। और कल इसका तीसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, उसी के साथ इस कविता का समापन भी होगा। फिर आगे हम इसके प्रश्नोत्तर पे बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं पढ़ाने को तो ये आज भी पूरा कर देता, लेकिन वो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। आप इस बात को समझिए, और जैसे ही ये आपके पास वीडियो आई, इसको आप बार बार देखें, और अपनी पाठ्य पुस्तक जो आरोह है उसको अपने साथ रख लें। अगर बोर्ड पे आपको अक्षर देखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो उसकी किताब को अपने साथ रखें, और उसके जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसके साथ साथ उनका मिलान करें, और उसके हिंदी अर्थ को अच्छी तरह से सीखें। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने कविता का हिंदी अर्थ अच्छे से सीख लिया, तो आप जो उसके प्रश्नोत्तर हैं उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।